अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप मिनिमलिस्ट शू आता है, आप वो लीजिए, या आप फिर बेयरफुट कीजिए। आप जितनी फुट की छोटी मसल्स हैं और हमारी जो काफ्स होती हैं, हाँ। वो ट्रेन तभी हो सकती है जब हम बेयरफुट करेंगे। ओह, क्योंकि जितना शू का सोल मोटा होगा, आपकी फुट की मसल्स इनएक्टिव हो जाएंगी। यानी जो हम नॉर्मल रनिंग भी करते हैं या वॉकिंग करते हैं, हमें बोलते हैं आप ये वाले वॉकिंग शूज़ पहन के कीजिए, तो वो हम गलत कर रहे हैं। यूजलेस। गॉश, और इतने सालों से इसको, आपको पता है सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं। अपने लिए बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं, इंजरीज इकट्ठी कर रहे हैं। कोई नहीं, हमारा काम बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही किसी भी खिलाड़ी को इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो भागते हुए एक दो लोग आते हैं, कुछ जादू करते हैं, और वो जो स्पोर्ट्स में जो इंजरी लगी है उस स्पोर्ट्समैन को कुछ होता ही नहीं, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मगर आपको और हमको अगर चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो क्या होता है? हमारे पास तो ऐसे कोई भी मिराकलस हैंड्स नहीं है, कोई भी ऐसा हीलर नहीं है जो चुटकियों में हमें ठीक कर सके। इसलिए मैंने सोचा कि जो हर खिलाड़ी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं, उनसे आज आपको मिलवा देती हूँ, ताकि आप समझ सकें कि आखिर वो हील तुरंत होते कैसे हैं। आज मेरे साथ हैं दुनिया के हर बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन को हील करने वाले दीपक सूरी जी। दीपक जी, वेलकम, नमस्ते। थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और काफ़ी लोग ये पूछते भी है, इवन हमसे भी पूछते हैं, आप ऐसा कुछ डिफरेंट क्या करते हो? हाँ। कि भाई एक प्लेयर को चोट लगी होती है और वो थोड़ी देर में ही वो दोबारा खेलना शुरू कर देता है। मैं जब भी टेलीविजन पे देखती हूँ ना, तो मैं यही सोचती थी कि ये क्या करते हैं ऐसा। मतलब ये अभी तो बोल रहे थे कि वो क्रिकेटर नीचे पड़े हुए हैं और वो फटाफट उठते हैं, यूँ झटका मारा हाथ पैर को और शुरू हो गए खेलना। तो ये जो हीलिंग मिराकुलस आपके हाथ में कुछ जो हीलिंग सेंसेस हैं, वो आप बता सकते हैं कि वो सीक्रेट रिवील कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आप हील कैसे करते हैं? सीक्रेट के लिए ये है कि आपको करीब 6 साल की पढ़ाई, ऑफिशियल पढ़ाई, उसके बाद एंडलेस पढ़ाई, अच्छा। और फिर एक्सपीरियंस। क्या बात है, क्या बात है। उसी से आता है। और कहीं ना कहीं मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो आपकी जो कुछ भी हीलिंग होती है वो सब वहाँ से आती है। लवली। आप टच करते हैं लेकिन हीलिंग वहाँ से आती है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, आई ट्रीट, ही क्योर्स। ब्यूटिफुली सेड, यू ट्रीट एंड ही क्योर्स। Yeah. अच्छा, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? क्या आपको शुरू से लोगों को हील करने की आपको एक ऐसी शिद्दत रहती थी कि आप लोगों को हील करें, ठीक करें, ऐसा कुछ आपके दिमाग में हमेशा से रहा, या फिर ये एक प्रोफेशन था जिसे आपने ऑप्ट किया? एक्चुअली शुरू से ये था कि जैसे मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था, तो मुझे था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। ओह। शुरू में कुछ ऐसा हुआ कि एमबीबीएस कुछ क्लियर हुआ और फिर वो कहीं ना कहीं जाके रुक गया। तो सोचा कि अब क्या करना है, तो ये एक अच्छा फील्ड मालूम पड़ा कि फिजियोथेरेपी एक फील्ड होता है। हाँ। तो इसको कर लेते हैं। तो वो करने के लिए गया, मैं भोपाल गया, तो मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर बहुत इंटरेस्टेड होते थे कि फिजियोथेरेपी के कोर्स में एक स्पोर्ट्स फिजियो होता है। अच्छा। तो आपको वो करना चाहिए और उसमें आपकी पेमेंट्स बड़ी अच्छी होती हैं, उन्होंने ये बोला। और घूमने को बहुत मिलता है। तब तो जब हम कॉलेज में थे तब हमको यही एक बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा घूमने को भी मिलता है, अच्छा पैसे भी अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा आपको पता है डीए भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और आपकी सैलरीज तो अलग होती हैं। तो उस टाइम तो ये लगा कि चलो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा सेलिब्रिटीज़ के साथ रहना होता है जिनको हम मतलब देखने के लिए भी तरसते हैं। जैसे उस टाइम हमारे पास जैसे सचिन तेंदुलकर होते थे, या फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन सर होते थे, तो हम मतलब जिनको देखने के लिए भी तरसते हैं, हम उनके साथ बैठे होते हैं एज अ फिजियो, या उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके साथ आप रूम शेयर कर रहे हैं, या कहीं भी बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो एक उस टाइम तो एक मोटिवेशन था कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं जी। लेकिन जब आप फील्ड में जब आते हैं, आप जब पास करके आप आते हैं, तब मालूम पड़ता है कि रियल चैलेंजेस कितने हैं। ये बहुत इजी नहीं है कहीं पहुंचना। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, ये डॉक्टर्स नहीं होते लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स को एक अलग से रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी रिस्पेक्ट भी कहीं कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं जब उनको लगता है वो वहाँ हील नहीं हो पा रहे हैं, तब वो आपके पास पहुँचते हैं। आपको कभी शिकायत नहीं होती इस बात से कि मैं जब बैठा हूँ ठीक करने के लिए तो पहले डॉक्टर के वाया क्यों होकर के मेरे पास आते हैं? देखिए, इनिशियली लगता था हाँ। कि वो कहते थे नहीं आप डॉक्टर हो या नहीं हो। फिर कुछ केसेस हुए, हमारी फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने कुछ केसेस किए, वो पता नहीं कि कुछ पेंडिंग है या नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली मैं किसी को वो नहीं कहता कि आप लिखो या अपने आगे ना लिखो। काफ़ी फिजियोज हैं जो डॉक्टर लिखते हैं जी। मैं अपने नाम के आगे नहीं लिखता और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ये लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और काफ़ी अब तो प्लेयर्स या पब्लिक ऐसी होती है जो डायरेक्टली हमारे पास आती है। हाँ। उनको पता है कि हाँ ये ट्रीटमेंट मैं यहाँ सेशन के लिए जाऊँगा, एक सेशन में ठीक हो जाऊँगा या फिर मैक्सिमम 2 सेशन में ठीक हो जाऊँगा। काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जो
मतलब जिनको सर्जरी बोली हुई होती है उनकी सर्जरी की नौबत भी नहीं आती। तो फिर अब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं ऐसे ही ठीक हो रहा हूँ, बिना सर्जरी के ठीक हो रहा हूँ या बिना कोई इंजेक्शंस के ठीक हो रहा हूँ, तो व्हाई डोंट वी गो टू द फिजियो डायरेक्टली। तो मुझे ऐसा किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, हमारा प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेबल है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगेगा कि अगर कोई प्लेयर था जो चल नहीं पा रहा था और अगर आके वो बोल दे कि भैया मैंने भागना शुरू कर दिया आज, वाओ। या फिर मुझे बहुत पेन था, मैं सो नहीं पाता था और मैं आराम से सोया। तो आपके अंदर वो जो फीलिंग आती है ना, वो इट इज़ मोर लाइक कि आपको कहीं डॉक्टर लिखना हुआ है, या उससे ज़्यादा बड़ी फीलिंग है ये। एक बात बताइए, जब आपके पास प्लेयर्स आते हैं तो वो फटाफट उठ जाते हैं और काम पे शुरू हो जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका गेम तो बहुत रिगरस होता है। अब बल्ला घुमाना और उस टाइम जब चोट लगी हुई उसमें दौड़ना, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है घर में और मैं जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हूँ तो वो मुझे 15 सिटिंग्स, 1 महीने की सिटिंग्स और न जाने कितनी लंबी लंबी सिटिंग्स बताते हैं, और उसके बाद भी मैं जल्दी ठीक नहीं होती जब तक कि मैं कोई पेन किलर वगैरह ना खाऊं। तो ऐसा क्या है जो हमसे मिस हो जाता है जो आपको मालूम है? देखिए, मैंने आपको जो बताया ना, आपने जो बोला कि मिरेकुलस हैंड्स के लिए क्या चाहिए होता है, हाँ। जो मैंने आपको बोला कि 6 साल की पढ़ाई, लाइक 4.5 ईयर्स का आपका बैचलर्स होता है, उसके बाद 2 साल का स्पेशलाइजेशन होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा लेकिन असली चैलेंजेस आपके तब आते हैं जब आप फील्ड में आते हैं। आप बुकिश नहीं रहते। आप जो बुक्स में पढ़ते हैं कई बार आपको लगता है ये तो बिल्कुल उल्टा है, और हमको जैसे पढ़ाया जाता है कि आपको ये मशीनरी यूज़ करनी है, ये मशीनरी यूज़ करनी है। आप स्पोर्ट्स में अगर बिलीव करेंगे, हम एक भी मशीन यूज़ नहीं करते। अच्छा, कुछ भी यूज़ नहीं करते। हाँ, वैसे जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, आपके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है, छोटा सा बैग होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम के रियल वजह पे जाए कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। जब तक आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे आपने बोला कि कोई कहते हैं कि जी 15 सिटिंग्स लगेंगी, 20 सिटिंग्स लगेंगी, तो यूजुअली मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट यूजुअली क्या होता है कि वो कई बार डॉक्टर्स भी लिख के दे देते हैं, हाँ जी इनको शॉर्ट वेव डायथर्मी लगा दीजिए, इनको ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। वो मशीन नहीं लगाते रहते हैं बस। आपको शोल्डर में प्रॉब्लम है, अच्छा एक ये मशीन लगेगी, दूसरी ये लगेगी, तीसरी ये लगेगी, 3 दिन बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें भी आपको जो एक्सरसाइज जो ट्रेडिशनली चली जा रही है आप वो करते रहते हैं। 10 दिन बाद देखते हैं कुछ पेन कम हुआ, हाँ जी 25% कम हुआ, लेकिन जैसे ही आप अपने काम पे दोबारा जाते हैं वो दोबारा पेन आ जाता है। राइट। तो मेरा कहना ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है और कहाँ से आ रही है, कौन सा स्ट्रक्चर आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसके लिए आपको डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए। डायग्नोसिस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में आपको कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा, या आप समझ लीजिए कि जैसे किसी को आपको ऐसा मानना पड़ेगा, कोई गुरु आपको बनाना पड़ेगा इस प्रोफेशन में, जो आपको बोले कि हाँ आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, आपको राइट डायरेक्शन देगा। और बेसिक मंत्र ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आजकल की जो यूथ है ना, वो हमारे आइडल्स कौन होते हैं? ये क्रिकेटर्स हमारे आइडल्स होते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हमारे आइडल्स होते हैं, और आप सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग वाले टीम को भी जो है आप ही संभाल रहे हैं, उनका भी ध्यान आप ही रख रहे हैं। तो जो आज की यूथ है वो क्या करते हैं, उन्हें कॉपी करती है, उन्हें इमिटेट करती है। अगर वो जिम जाते हैं तो ये भी जिम जाते हैं, ये भी रिगरस ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो हमसे मिस हो जाता है, जिसकी वजह से इंजरी बहुत डीप हो जाती है। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि 2 तरह की बॉडीज़ होती हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। 2 तरह की बॉडीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। एक सलमान खान की बॉडी होगी, मैं किसी की बॉडी को गलत नहीं कह रहा हूँ एक होगी अक्षय कुमार की बॉडी, है ना। अगर आप सलमान खान जैसा फिटनेस है, आप सलमान खान को बोलेंगे आप वेट उठा लीजिए, वो वेट उठा लेगा। अगर सलमान खान को बोलेंगे इतने राउंड्स लगाने हैं या ये बॉलिंग करनी है, एथलेटिक वर्क करना है, वो नहीं कर पाएंगे। अक्षय कुमार को आप कुछ भी करा लीजिए। तो हम चाहते हैं हमारे क्रिकेट में, या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, बॉडी कुछ ऐसी हो जो इरेक्ट पोस्चर हो। अरे मैं भी झुक के बैठी हूँ। नहीं, ये अभी तो झुकना नहीं, जब आप खड़े होते हैं तो इरेक्ट पोस्चर हो। और जैसे सलमान खान की बॉडी देखेंगे तो सलमान खान की बॉडी इस तरह से है, हंच है थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है, आप इन स्ट्रक्चर्स को, और जो नॉर्मल यूथ जो है वो क्या करता है, अपने बाइसेप्स बनाने में लगा होता है और अपनी चेस्ट बनाने में लगा होता है। वो लेग्स पे ध्यान नहीं देते, ग्लूट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब आप इन पे ध्यान देते हैं तो आपको 2 फैक्टर्स आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको शोल्डर इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको सर्जरी तक करानी पड़ सकती है, जिसको हम इम्पेंजमेंट बोलते हैं, वो आ जाता है, और आपका सुप्रास्पाइनस टेयर भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपका नेक पेन और हेड पेन, ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। अगर आप
इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं जिसमें चेस्ट और बाइसेप्स को प्रीडोमिनेटली आप उनको ट्रेन करते हैं। तो हम इसमें बोलते हैं कि आप 1:2 का रेशो रखिए या 1:3 का रेशो रखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप इसको एक बार करते हैं तो इसको 3 बार कीजिए, इसको 10 kgs करते हैं इसको 30 kgs कीजिए, 20 kgs कीजिए, तब आपका पोस्चर अच्छा रहेगा। हमारी बॉडी जो है हमेशा पीछे से चलती है, इसलिए भगवान ने हमारे पीछे की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाई हैं। अगर आप हैमस्ट्रिंग देखेंगे, बैक देखेंगे, हमारा अपर बैक देखेंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, ये हमें ड्राइव करते हैं आगे की तरफ। और हमारे सारे के सारे काम क्या हो गए, हम आजकल फ़ोन देखते हैं, लैपटॉप में होते हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इसलिए पीछे के स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। हमारे आदि मानव थे ना, वो पहले ऐसे थे, वो धीरे 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 इरेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है हम वापस उसी सेगमेंट में जा रहे हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो मोबाइल हमें ले आएगा। हाँ, हमें उसने आदि मानव वापस बना दिया। अच्छा, हम ना ट्रेनिंग भी जो है बड़े मसल्स की हमेशा करते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे आर्म्स बन जाए, यहाँ पे भी हम कैसे काफ मसल्स बन जाए, थाइस के लिए काम करते हैं, पर छोटे मसल्स पे हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये इंजरीज आपको क्या लगता है, छोटे मसल्स की वजह से हमें इंजरीज ज़्यादा होती है या बड़े मसल्स को इग्नोर करने से होती है? यूजुअली इंजरीज होती है, हम स्टेबिलिटी वर्क नहीं करते, और हमने क्या करना शुरू कर दिया, मोबिलिटी हम करते नहीं हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैं 10 लोगों को बोलूँ कोई नीचे स्क्वाट करके बैठ जाए, वो नहीं बैठ पाते हैं। तो हम इसके लिए बोलते हैं स्क्वाट द फॉरगॉटन मंत्रा। अगर हम ऐसे बैठने के लिए किसी को बोलेंगे, नहीं बैठ पाते हैं लोग। ये बैठना बहुत ज़रूरी है, ये मैं लोगों को टेस्ट करता हूँ। हम यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉटल रख देते हैं, कहते हैं उसको किस करो। तो अच्छा। हाँ, तो यूजुअली उसमें क्या होता है, लोग हंसते हंसते करते हैं, लेकिन हम उसको बाद में बताते हैं कि आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर आप ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर आप ध्यान दें, लोगों को मिलिंद सोमन या कुछ इस तरह के लोग, इवन मैं भी, हम लोग भी बेयरफुट भागते हैं, सारा टाइम बेयरफुट रहता है। अभी तो मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ तो मैं इस तरह से बैठा हूँ, अदरवाइज़ बेयरफुट होते हैं। और पूरे दिन हम ग्राउंड में जितना ही भागते हैं या जितने भी जिमिंग करते हैं, सारा बेयरफुट करते हैं। अरे फिर इतने महंगे महंगे शूज़ के एडवर्टाइजमेंट्स क्यों आते हैं? और ये स्पोर्ट्स पर्सनल्स ही करते हैं सारे, वो जितने भी एडवर्टाइजमेंट। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप मिनिमलिस्ट शू आता है, आप वो लीजिए, या फिर बेयरफुट कीजिए। आप जितनी फुट की छोटी मसल्स हैं और हमारी जो काफ्स होती हैं, हाँ। वो ट्रेन तभी हो सकती है जब हम बेयरफुट करेंगे। ओह, क्योंकि जितना शू का सोल मोटा होगा, आपकी फुट की मसल्स इनएक्टिव हो जाएंगी। यानी जो हम नॉर्मल रनिंग भी करते हैं या वॉकिंग करते हैं, हमें बोलते हैं आप ये वाले वॉकिंग शूज़ पहन के कीजिए, तो वो हम गलत कर रहे हैं। यूजलेस। गॉश, और इतने सालों से इसको, आपको पता है सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं। बट हम अपने लिए बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं, इंजरीज इकट्ठी कर रहे हैं। कोई नहीं, हमारा काम बढ़ा रहे हैं। We'll earn more money. You'll have more money, but this is so bad for us कि हमको पता ही नहीं है कि हम शूज़ के बिना खाली पैर हमें चलना चाहिए। और अब तो ये हालत होगी, अगर हम खाली पैर चलते हैं तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। वो क्योंकि अभी इतना सेंसिटिव हो गए पैर हमारे। अभी जैसे मेरा पैर है, हम लोग इतना चलते हैं, कई बार 1-2 बार कांच भी घुस गया, कुछ भी पत्थर भी लग गया, छोटा मोटा पत्थर तो मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब चल के इतनी आदत हो गई है कि छोटा मोटा पत्थर आया, वो पैर से ऐसे कर दिया। और मैंने परसों किसी लड़के को करवाया था, उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ गया, वो पैर पकड़ के बैठ गया था। तो जितना ज़्यादा हम इसे यूज़ करते जाएंगे, रफ़ होगा तो फिर उस मसल भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी और उसको इंजरीज बहुत कम हो जाएंगी। ओके। अच्छा, जो फिजियोथेरेपी है, जो आप लोगों को जो थेरेपी देते हैं, वो और कायरोप्रैक्टिक जो सर्जन्स होते हैं, क्या उनका काम ऑलमोस्ट सेम होता है या कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं? कायरोप्रैक्टर सर्जन्स नहीं होते, सर्जन्स डिफरेंट होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स अलग होते हैं। कायरोप्रैक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली फॉरेन में पाए जाते हैं। अच्छा, इंडिया में मैंने एक आध देखे हैं। इंडिया में बहुत कम कायरोप्रैक्टर हैं, बहुत ही, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ, काफ़ी सारे फिजियोज हैं जिन्होंने कायरोप्रैक्टर का कोर्स किया है, 3 दिन का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, या 2 दिन का किया या 1 दिन का किया है। वो क्या करते हैं, एक फैंसी ट्रीटमेंट हो गया आजकल, किसी का नेक लिया, क्लिक कर दिया, हाँ, किसी का बैक लिया, क्लिक कर दिया। इसके फ़ायदे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके नुकसान ये हो सकता है, जैसे मैं अगर आपको रिसर्च अगर मैं दूंगा, आप अगर उस पर गूगल पे टाइप करेंगे, केटी में एक प्ले बॉय मॉडल थी, उसकी डेथ हो गई थी, उसका नेक क्लिक किया था उन्होंने और एक आर्टरी रप्चर हो गई जिसकी वजह से डेथ हो गई। ऐसे तमाम केसेस भरे पड़े हैं। तो मैं तो यही, जो यंग बडिंग जो फिजियोज हैं या जो लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप अगर कायरोप्रैक्टिक आपको ट्रीटमेंट्स भी करने, तो आप कुछ प्रॉपर कोर्स कीजिए, उसके बाद कीजिए। 3 दिन वाला 2 दिन वाला कोर्स करके मत आइए और आप लोगों को वो फैंसी ट्रीटमेंट करते हैं, क्लिक क्लिक कर दिया, लोगों को उस टाइम के लिए अच्छा लगता है। इट इज़ जस्ट लाइक आप क्लिकिंग योर फिंगर्स।
आपने क्लिक किया, थोड़ी देर बाद फिर आपको अर्ज होगी कि मैं दोबारा कर दूँ। कोई भी पेन ठीक तब तक नहीं होगा जब तक उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा बॉडी का। बॉडी इज़ लाइक अ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का पिलर सीधा होगा तो बिल्डिंग सीधी रहेगी। अगर बॉडी में भी ऐसा ही है, अगर उसके पिलर सीधे नहीं होंगे, मसल टेंशन अगर ठीक नहीं होगा, आप जितना मर्जी क्लिक कर लीजिए, पेन दोबारा आएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स देखे हुए जिसमें जो आप क्लिक क्लिक बता रहे हैं वो लोग वो करते हैं, और दिस इज़ सो डेंजरस। मुझे आपसे पता चला, मतलब खैर देख के तो मुझे बहुत डर लगता ही था। मैं कभी सोचती थी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कभी नहीं करवाऊंगी। आप कभी गूगल पे डाल के देखिएगा, केटी में का किसी का भी डाल दीजिए, कायरोप्रैक्टर डेथ ऐसे करके डाल दीजिएगा, या डेथ ड्यू टू कायरोप्रैक्टर्स, बहुत सारा आएगा, डेथ्स भी आएंगे और पैरालिसिस के केसेस आएंगे, बहुत सारे आएंगे। गॉश, जब आप कह रहे हैं कि वो नर्व्स जो है उसमें कंप्रेशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, आप किसी को फ्रैक्चर कर सकते हैं, यू नेवर नो। उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, और ये लोग तो इतने ज़्यादा फैंसी वो हो जाते हैं ना कि एंथुसियाज्म में आ जाते हैं। जो नए जो कोर्सेज करते हैं ना, हमारे इसमें होता क्या है, आप 3 दिन का कोर्स करके आते हैं, तो आप जब 3 दिन का कोर्स करके आते हैं, आपको लगता है कि मैंने इतना पैसा दिया, तो आपको चाहे वो उसका केस हो या ना हो, आप उसको भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ का केस आया हो, आपको लगता है नहीं इसको भी मैं कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। अगर उसको क्लिक हो गया, वो कहेगा हाँ मुझे ना फील अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाता है वो। जैसे आपने फिंगर क्लिक की, थोड़ी देर लगेगा हाँ फ्री हो गया, थोड़ी देर बाद फिर लगेगा फिर कर दो। इट इज जस्ट आपके इसमें नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वो निकल जाती है, बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब इंजरीज होती है तो जो दिख सकती है उसे आप हील कर देते हैं। आपको कभी लगता है कि इमोशनल इंजरीज भी होती होंगी? जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं उनको तो ज़रूर होती होगी, अगर वो बेड रिडन हो गए, जैसे भी रिसेंटली मैंने एक एक्सीडेंट सुना था एक क्रिकेटर का, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो बेड रिडन हो गए, तो मुझे कई बार उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि वो इस वक्त कैसा फील करते होंगे, और जो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग फील्ड्स होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, लेकिन बेस्ट जो एक साथी होता है उसका वो एक फिजियो ही होता है जो ट्रीटमेंट का होता है, क्योंकि वो फर्स्ट ऐसे उस प्लेयर के साथ भी था, वो हमारा ही प्लेयर है हमारा ही लड़का है, पहले से ही उसके साथ एक फिजियो रखा गया था, और उसने उसके साथ बहुत अच्छा काम किया, और आप आज देखेंगे वो IPL भी खेल रहा है। तो सारे सुख दुख, और मैं तो हर जगह कहता हूँ कि सबसे गंदा जो पार्ट होता है वो इंजरी का पार्ट होता है, कि जब आप देखते हैं आपके जो पीछे वाले लड़के थे वो आगे निकल गए हैं, वेरी ट्रू, है ना, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पेन इतना है, या आपको फ्रैक्चर हो गया, या आप बेड रिडन है, तो वो टाइम एक वर्स्ट टाइम होता है कि आपको लगता है कि सभी आगे चले जा रहे हैं, सभी आगे चले जा रहे हैं, मैं यहाँ, जबकि कैपेबिलिटी होते हुए भी मैं यहाँ रह गया हूँ। अच्छा, उनको कम बैक करवाने में आपका कितना बड़ा रोल होता है? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो मेजर रोल ही फिजियो का है, मेजर रोल। एक सर्जन भी है, मान लीजिए उसने सर्जरी कर दी, छोड़ दी है, उसके बाद जो जर्नी है डिपेंड्स अपॉन द सर्जरी, 4 months 2 months 1 year, वो सारा फिजियो के साथ होता है, उसके बाद भी फिजियो के साथ रहेगा, कम बैक भी हो जाएगा, फिर भी फिजियो के साथ रहेगा। अच्छा, आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसका कि स्ट्रेस बॉडी के किसी अलग अलग पार्ट में स्टोर हो गया हो और आप उसको रिलीज़ नहीं करवा पा रहे हो, ऐसा कभी आपको फील हुआ? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम जैसे बात करते हैं, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, वो कहते हैं नहीं कुछ ना रिलीज, कुछ ना, मेरे को पेन हो, अभी भी पेन है, मुझे भी पेन है, तो फिर हमको लगता है इसको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ सोचता तो नहीं है ज़्यादा, या इसको कहीं आउट ऑफ क्रिकेट कुछ चल रहा हो उसका, तो हम उनसे फिर बात करते हैं। फिर वो जब रिलीज़ करते हैं ना अपना अंदर का कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली का ये प्रॉब्लम चल रहा है, या बच्चे यंग होते हैं या उनकी गर्लफ्रेंड्स का कुछ चल रहा है, या जो कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, जब वो वहाँ पे बता देते हैं, देन दे गेट रिलीव्ड, फिर उनको बॉडी पेन्स भी कम हो जाता है। मतलब ये स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं जाएगा, मसल्स टाइट रहेंगी, आपकी मसल रिलैक्स ही नहीं हो सकती, और वो आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। अच्छा, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आप अभी भी उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनके फिजियोथेरेपी? मैं पहले उनके साथ करीब 7 साल मैंने काम किया है। अच्छा, तो अभी आप किनके लिए खेल रहे हैं और किनके लिए हेल्प कर रहे हैं? अभी मैं दिल्ली के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा। जो हमारे BCCI की ऑफिशियल बॉडी है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, और काफ़ी लीग्स करता हूँ, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, अबू धाबी, इधर लीग्स करता हूँ मैं, और बाकी ये बॉलीवुड के लिए काम करता हूँ, और कुछ एक न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए आप एक्सपर्ट के तौर पे काम करते होंगे। अच्छा, आपके साथ तो हर किसी का वास्ता पड़ता है, चाहे वो पुराना क्रिकेटर हो या कोई नया बडिंग क्रिकेटर हो। आपको
जब पहली बार कोई आपके पास आता है तो वो सबसे पहले आपके पास अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ही आता होगा, क्योंकि वो आपको आके पूछता होगा सर पहले चेक करो मैं ठीक हूँ ना, मैं बड़े बड़े गेम्स खेल सकता हूँ कि नहीं। अगर आपको किसी व्यक्ति में ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली तो उन्हें कहते नहीं होंगे, उन्हें आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? जैसे कोई आता है हमारे पास एक टेस्ट की बैटरी होती है जिसको हम बोलते हैं MSK। उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एक मूवमेंट्स होती हैं हमारे पास, हम वो मूवमेंट्स करा के देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वो कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, कहाँ उसको इंजरी 1 महीने बाद आ सकती है, 15 दिन बाद आ सकती है, तो हम उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं। अभी आपको ये है, आपको आगे ये करते रहोगे तो आपको शोल्डर प्रॉब्लम आ जाएगी या बैक प्रॉब्लम आएगी या नी आपका या नी में आपको प्रॉब्लम आएगी या एंकल इम्पेंजमेंट आएगा, कहीं ना कहीं ऐसे हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो हम उसके लिए एक प्री हैब डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको इंजरी हो ही ना। कुछ एक्सरसाइज ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं और ऐसे ही अगर उसको कुछ इंजरी होती है तो हम वो भी बता देते हैं कि आपको ये इंजरी है विदाउट एनी एक्सरेज और MRIs। तो अगर हम उसको ये भी बोल देते हैं, कई बार मजाक में बोल देते हैं कि तुम MRI करा के देख लो, तुम्हारा ज्योतिषी हो गए आप लोग कि तुम्हारा यही आएगा, और अगर नहीं कराएं तो MRI के पैसे हमको दे दें। लवली लवली। अच्छा, आपके अभी तक के करियर में जितना आपने काम किया, आपने बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं और अब तो क्रिकेट के लिए आप जाना माना नाम है क्रिकेट इंडस्ट्री में। आपके लिए सबसे मुश्किल केस अब तक का क्या रहा है? सबसे मुश्किल ऐसा कोई नज़र आता नहीं, लेकिन एक बार की बात है कि हम लोग कहीं पे थे और वहाँ पे हम लोग 2-3 फिजियोज बैठे हुए थे और हमारा एक हेड फिजियो होता था, तो उन्होंने बोला कि एक केस आया है, उसका नाम नहीं बताया उन्होंने, ही वॉज अ गुड क्रिकेटर, एक केस आया उसको ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का नाम नहीं बताया। वो ऐसे भाग रहा था, भागते हुए टर्न हुआ, उसको नी में कुछ इंजरी हो गई। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इंजरी हो सकती है, एंड उसका प्रोग्राम भी डिज़ाइन करना है एंड ही विल कम एंड यू विल हैव टू ट्रीट। अच्छा। तो वो हम 3 लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो उसने सबसे पूछा आप देखोगे, सबने मना कर दिया नहीं। फिर पूछा देखना तो तुम्हीं में से किसी को है, कौन देखेगा? फिर मना कर दिया। फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। मैंने कहा नहीं, मैं देख लूँगा। और वो मैंने देखा, उससे पहले का प्रोग्राम, और मुझे बाद में मालूम पड़ा उसके पहले का प्रोग्राम भी मैंने बना के दिया था उसे। ओह तो आप उनको अच्छे से जानते थे? हाँ, मैं उसे जानता था। हाँ, लेकिन वो उस टाइम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट ये भी एक लक कह लीजिए या क्या वो सोच लीजिए कि कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? आपके बाकी क्रिकेटर्स आपसे नाराज़ ना हो तो आप चुपके से मुझे बता सकते हैं, आपका फेवरेट कौन है? मैं तो सोचता हूँ मेरा ही नहीं, सभी पूरे देश का जो फेवरेट है वो विराट कोहली है। मुझे पर्सनली जो उसमें जो लगता है वो मुझे उसका फिटनेस अच्छा लगता है। अच्छा। कि उसका जो, मैं सबको यही बोलता हूँ, जो पहला रन जितना तेज़ भागता है, 100वां रन भी उतना तेज़ भागता है। दैट इज़ आई लाइक अबाउट हिम। तो वो क्या कुछ तो फिटनेस रेजिम फॉलो करते होंगे जो आपने उनको सिखाया भी होगा, तो वो क्या है? अगर वो सीक्रेट अगर आप लीक कर दे तो सबको काम आ जाएगा वो? देखिए, मेरे साथ तो तब होता था जब वो अंडर 19 होता था, तब उसके बाद तो वो चला गया, तब तो वो फिट नहीं था तब वो इतना बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आए ना, और जो कमिटमेंट जो उसका है, मैं सबको बोलता हूँ वो कमिटमेंट सीखो। आपके अंदर अगर कमिटमेंट होगा, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप अपने खाने की प्लेट का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अगर कोई भी लड़का आता है, अगर मेरे पास कोई लड़का 1 बजे आएगा या 2 बजे भी आएगा, तो हम उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे 5 राउंड्स लगा लीजिए। अच्छा। चाहे जितनी मर्जी धूप हो। हाँ। ये कमिटमेंट चाहिए। कई लोग बोलते हैं नहीं मैं धूप में नहीं भागूंगा या मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी स्टफ कराते हैं। स्टेबिलिटी में भी आपको ऐसा चाहिए कि आपकी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं स्टेबिलिटी में जो आपके डिमांड करती हैं कि प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब तक आप 2-4 राउंड 5 राउंड भागते नहीं हैं या आप अच्छे से मोबिलिटी नहीं करते, तब तक आप स्टेबिलिटी नहीं कर सकते। तो हम सबको बोलते हैं, इस चक्कर में क्या होता है, जो लड़के ऐसे होते हैं जो एसी में बैठना चाहते हैं या अंदर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो नहीं आते हमारे पास वो कहते हैं नहीं ज़्यादा मेहनत कराते हैं, इनके साथ नहीं करना है। तो जो करना चाहेगा वो ज़रूर करेगा, और यही चीज़ मुझे विराट में पसंद आती है। वो ये है कि उसका ये है कि ट्रेनिंग तो डेली करनी है, और वो खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ये मुझे लगता है कि हर इंसान को, चाहे वो प्लेयर हो या ना हो, हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, अपना खाने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, स्लीप का ध्यान रखिए।
आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए। असल में हम लोग इन चीज़ों को ही इग्नोर करते हैं शायद। तो अगर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपसे गाइडेंस लूँ तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि मुझे किस तरह से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए या एक्सरसाइजेस किस प्रकार के करने चाहिए ताकि मैं विदाउट इंजरी या मिनिमम इंजरी के साथ अच्छे से जीवन गुजार सकूँ? देखिए, हम तो ये लोगों को ये बोलते हैं कि एक तो आपकी बॉडी में मोबिलिटी होनी चाहिए। बीइंग फीमेल हम ये चाहते हैं, देखिए अगर हम ये समझें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती राइट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। अगर आप एक चीज़ देखें, जैसे मैंने अमेरिकन को मैं देख रहा था, उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने, जो मैंने बताया ना आपको स्क्वाट में बैठने का, स्क्वाट द फॉरगॉटन मंत्रा, कि जी हम आजकल भूल चुके हैं। अगर आप सोचें कि मॉर्निंग से इवनिंग तक कब आप ऐसे नीचे बैठते हैं? मैं तो कई बार ट्राई करती हूँ। नहीं, आप करते होंगे लेकिन रेगुलर कौन बैठता है? नहीं बैठते हैं। क्योंकि आज अगर हम टॉयलेट्स की बात करें, वहाँ पे भी हम वेस्टर्न हो गए, हम कहीं भी नीचे नहीं बैठते। और नीचे बैठने का मतलब है कि हमारे स्ट्रक्चर्स पे लोड आना चाहिए। राइट। जब तक ये थाई इसको टच नहीं करेगी तब तक वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होता है अच्छा, और ग्लूट्स को स्ट्रेच नहीं मिलेगा, एंकल मोबिलिटी नहीं आएगी, नी मोबिलिटी नहीं आएगी। जब तक ब्लड रश नहीं करेगा वहाँ से प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। और इसके साथ में क्या हो गया, हम लोगों का खाना पीना भी कुछ ऐसा हो गया, फास्ट फूड हो गया, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फीमेल्स में अगर आपने देखा होगा पीसीओडी बहुत सारे हो रहे हैं, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं तो लोगों को ये बोलूँगा, एक तो नीचे बैठना शुरू करें, नंगे पैर चलना शुरू करें। देखिए, आप जो मर्जी अच्छे शूज़ पहन लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हेल्थ आपकी अपनी है ना। ये आप तब पहन लीजिए जब आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ भी है आप वहाँ पहन लीजिए, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए आप निकालिए कि आप जिसमें बेयरफुट ज़रूर चलें या दौड़ें, एक्सरसाइज करें, नीचे ज़रूर बैठें, और साथ में आप कुछ ऐसा फूड खाएं जो कम से कम प्रोसेस किया हो। अच्छा। जितना ज़्यादा फूड को आप प्रोसेस करते जाएंगे, उसके वाइटामिन्स, मिनरल्स सब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जितना केमिकली फ्री हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और एक्सरसाइजेस किस तरह की आप सजेस्ट करते हैं? क्या जिम जाना ज़रूरी है या ज़मीन पे ग्राउंड पे जो हम दौड़ते हैं वो उससे भी काम चल जाएगा? देखिए, कैलिस्थेनिक्स बहुत अच्छा है। कैलिस्थेनिक्स का मतलब होता है अपनी बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, हम कहते हैं लोगों को स्क्वाट्स कर लीजिए बस, और पुशअप्स कर लीजिए, 2 एक्सरसाइज कर लीजिए। स्क्वाट्स भी ज़्यादा नहीं करने आपको, 20 स्क्वाट्स कर लीजिए, 21 स्क्वाट्स, 21 पुशअप्स, एनफ। 3 दिन ये रखिए, 3 दिन बाद एक सेट और कर लीजिए उसका। तो अगर आप डेली अगर आप फिट रहना चाहते हैं, 100 स्क्वाट्स कर लीजिए, 100 पुशअप्स कर लीजिए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इतना होलिस्टिक अप्रोच से लोगों को ट्रीट करना और हील होना सिखाता है। ये हीलर महाराज जो हैं, कभी हीलर महाराज को ज़रूरत पड़ी किसी और हीलर की? कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी, पीछे पड़ती थी। जब एक बार ऐसा हो गया था, वेट ज़्यादा हो गया था, पेन हो रहा था, तब लग रहा था कि हाँ किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वही है कि अगर मुझे लगता है कि मैं किसी और की हेल्प लूँगा, मुझे बहुत शर्म आती है। अच्छा। मैं एक बार यहाँ मेरा काफ में कुछ पेन आ गया था जी। तो मैं एक कैप लगा के आ गया था। यहाँ पे हमारे में एक बैंडेज होती है, वो लगा के आ गया था। और यूजुअली अगर आप हम लोगों को वैसे देखेंगे तो मैं शॉर्ट्स में घूम रहा होता हूँ, कुछ ऐसे पहना होता है, बेयर फुट होते हैं, शॉर्ट्स पहन के घूम रहा होता हूँ, कहीं पे भी दिख जाऊँगा आपको ऐसा। तो शॉर्ट्स पहन के आ रहा था, तो मुझे वहाँ से गेट से यहाँ तक आते हुए इतने लोगों ने टोक दिया मुझे, क्या हुआ आपके पैर में, क्या हुआ, आपको भी होता है? मैंने यहाँ आके निकाल के फेंक दिया उसे कि नहीं, शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे खुद पे मेहनत करनी है, मुझे खुद पे मेहनत करनी है। आप तो खुद को हील कर लेते होंगे, और मुझे लगता है जो आपके आसपास के लोग होंगे वो भी बहुत लकी होंगे क्योंकि आप उन्हें हील कर देते होंगे। दैट्स वेरी लवली। चलते चलते अगर आपको ये बताना हो लोगों को कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए, कम से कम इंजरी से जीवन गुजारने के लिए कुछ खास करना होगा, जो ऐसी चीज़ जो हम सब बहुत इग्नोर कर रहे हैं, उसको अगर आपको पिन पॉइंट करना है तो क्या पिन पॉइंट करेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, आप नेचर के साथ चलिए, नेचर जैसा बोलती है वैसा आप कीजिए। आप दिन में काम कीजिए, रात होने लगती है तो आप उस टाइम कम खाएं या ना खाएं और उस टाइम सो जाइए। स्लीप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर रिकवरी। 80% रिकवरी आपके स्लीप से होती है। लोग अगर सोएंगे नहीं तो पूरा दिन ख़राब रहता है, उनकी फंक्शनिंग ख़राब रहेगी और साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर नींद पूरी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने आप में ही प्रॉब्लम होगी। ओवरलोड भी हम अपने आप को करते रहेंगे खाने के लिए तो भी प्रॉब्लम होगी। हमारे पेट को भी थोड़ी देर खाली छोड़ना चाहिए। जब कभी आप कुछ भी काम करेंगे, हमारे ब्रेन को, हमारे हर पार्ट को ब्लड चाहिए। अगर आप उसे खाते ही रहेंगे तो सारा ब्लड वो पेट के पास रहता है, टमी के पास रहता है उस खाने को पचाने के लिए। और काफ़ी स्टडीज़ ऐसी बोलती हैं जो
काफ़ी लोग जो बहुत सारा खाते रहते हैं या नॉन वेज भी खाते रहते हैं, उनके इंटेस्टाइन में कई कई महीने पुराना Oh gosh. स्टफ पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ खाली पेट भी रहना चाहिए। मैं तो लोगों को ये बोलूँगा, वीक में एक दिन फास्ट रखिए, थोड़ा सा लंबे लंबे टाइम तक के लिए पेट को खाली छोड़िए और नेचर के साथ रहिए। नेचर के फ्रूट्स खाइए, मौसम की चीज़ें खाइए, मौसम के फ्रूट्स खाइए। मतलब जो आजकल जो हमें फ्रोज़न मिल रहा है और विदेशी फल फ्रूट सब हमें मिल रहे हैं, वो हमें नहीं खाने चाहिए। अपने एरिया में उगने वाली चीज़ें खानी चाहिए। ईट लोकल। ईट लोकल ये आपने लोकल को भी प्रमोट कर दिया। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पर आपने बहुत होलिस्टिक तरीके से जीना कैसे है ये आपने सिखा दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।